हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग सोर्सेज एंड फाइनेंस एंड फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज को उसको आज हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे उसका। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के बारे में, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। चल इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं आज। फर्स्ट ऑफ ऑल, join our free daily live classes at YouTube for JIB, CIB, and promotion exams. In these classes, we are covering concepts and questions, practice through questions, and practice through case studies. So, watch these classes and prepare for your exams. So, आज हम लोग पढ़ेंगे कि why equity capital and not long-term loans. क्यों हम लोग इक्विटी कैपिटल को प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू लॉन्ग टर्म लोन्स, राइट? लॉन्ग टर्म लोन्स के कंपैरिजन में इक्विटी कैपिटल क्यों बेटर है? तो देखिए, except owners or promoters, no one would be able to take the inherent risk. क्योंकि देखिए, ओनर्स या फिर प्रोमोटर्स के अलावा और कोई भी पर्सन जो इनहेरेंट रिस्क होता है किसी भी बिजनेस में, उसको लेने के लिए कोई भी जो आउटसाइडर्स हैं वो रेडी नहीं होते हैं, राइट? सो ओनली द इक्विटी कैपिटल एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स सिर्फ वही इस रिस्क को लेने के लिए रेडी होते हैं। रिस्क क्या है? इसमें दो तीन तरह का रिस्क है। नंबर वन, अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो ही आपको डिविडेंड मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेगा, राइट? दूसरा प्रॉब्लम कि अगर बाय चांस कंपनी लिक्विडेट होती है, कंपनी बंद होती है, तो उस सिनेरियो में सारी एसेट्स को बेचने के बाद जो हमारे पास जो भी रिमेनिंग बचेगा, उसमें से अगर कुछ बचता है तो ही इनको मिलेगा, अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि इनको कुछ भी ना मिले, राइट? तो दैट इज वाई हम लोग क्या करते हैं, कंपनी को जब देखना होता है कि ठीक है हमारी जो कंपनी का जो रिस्क है उसको कौन बेयर करने के लिए रेडी है, कंपनी इक्विटी कैपिटल को प्रेफर करती है ओवर लॉन्ग टर्म लोन्स। लेंडर्स कैन नेवर अज्यूम द रिस्क बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड इन द इमीडिएट एंड गारंटीड रिटर्न्स और रिवॉर्ड। जो लेंडर्स होते हैं या फिर जो हमारे सपोज बैंक्स हो गए जिन्होंने हमें लोन दिया है, या फिर हमारे डिबेंचर होल्डर्स हो गए जिन्होंने हमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी उन्होंने हमें लेंड किया है, तो ये लोग रिस्क अज्यूम इसलिए नहीं करते या इसलिए इंटरेस्टेड नहीं होते क्योंकि उनको क्या चाहिए होता है, उनको इमीडिएट और गारंटीड रिटर्न चाहिए होता है उनको। हेंस इक्विटी इज द नेचुरल चॉइस एंड द फर्स्ट ऑप्शन टू रेज फंड्स। इसीलिए कंपनी के पास जो इक्विटी है वो क्या है, वो एक नेचुरल चॉइस होती है और एक फर्स्ट ऑप्शन होता है फंड रेज करने के लिए, राइट? आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर कि इक्विटी कैपिटल में के क्या क्या बेनिफिट्स है जिसकी वजह से कंपनीज उनको फर्स्ट नंबर पे उनको वहां से फंड रेज करती है, क्योंकि एक तो कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन नहीं आता एज इन केस ऑफ डिबेंचर होल्डर्स एंड बैंकर्स। क्योंकि वहां पर आपको जो इंटरेस्ट है वो आपको पे करना ही करना है एनी हाउ, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस हो, बट कंपनी हैव टू पे दी इंटरेस्ट अमाउंट, राइट? एक वो फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है।
दूसरा, जनरली इनके आप कह लीजिए कि इनके बैकअप में या इनके लिए हमें क्या करना होता है, कोई सिक्योरिटी रखनी होती है, राइट, कोई एसेट या उससे इसको बैकअप करना होता है हमें, लोन्स को या डिवेंचर्स को। सो ऐसी प्रॉब्लम इक्विटी के केस में नहीं आती है, राइट। इक्विटी में क्या है, एज सच कोई बैकअप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं होता है रेगुलर, और इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, रीपेमेंट का भी कोई बाउंडेशन नहीं है। जैसे कि लोन का अमाउंट हो गया और डिबेंचर्स का हो गया, तो उनका जो प्रिंसिपल पेमेंट है वो आपको एट द एंड ऑफ द मेच्योरिटी, वेदर इन द फॉर्म ऑफ ईएमआई और इन वन शॉट, सो किसी भी तरीके से, बट आपको प्रिंसिपल अमाउंट वापस करना होता है। But there is no such requirement in case of equity capital. So that is why equity capital is preferred over long-term loans. I hope now this point is clear. क्योंकि ये चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, आपको केस स्टडी देके पूछ सकते हैं कि ये सिचुएशन है, आप बताइए कि क्या होना चाहिए यहाँ पर, कि कंपनी किस चीज को चूज करेगी, कंपनी इक्विटी से फंड रेज करे कि लॉन्ग टर्म से रेज करे, राइट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे advantages of equity. So what are the advantages of equity? So advantages of equity अगर हम देखते हैं, so equity holders are not required to be paid compulsorily any reward or interest or compensation. So जो अभी मैंने आपको बताया कि जो इक्विटी होल्डर्स होते हैं उनको कोई भी चीज आपको कंपल्सरली उनको पे नहीं करना होता, चाहे वो रिवॉर्ड हो, इंटरेस्ट हो या कॉम्पनसेशन हो। सो देर इज नो कंपल्शन कि यू हैव टू पे दिस अमाउंट ऑफ मनी टू इक्विटी होल्डर्स, राइट। सो देर इज नो रीपेमेंट इन्वॉल्व। सो यहाँ तो बात हो गई इंटरेस्ट, ये जो रेगुलर पेमेंट है उसकी, सो उसका भी कोई कंपल्शन नहीं है। कंपनी को अगर प्रॉफिट हुआ तो कंपनी डिविडेंड देगी, और अगर कंपनी को लॉस हुआ तो कंपनी डिविडेंड नहीं देगी, राइट। सेकेंड पॉइंट, और यू कैन सी सेकेंड एडवांटेज इज दैट देर इज नो रीपेमेंट इन्वॉल्व, कि कोई रीपेमेंट भी नहीं होता है इसमें, राइट। कोई रीपेमेंट नहीं होता है कि हमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है, एज इन केस ऑफ लोन्स एंड डिबेंचर्स या अदर हमने जो भी बोरिंग्स की हैं, सो उनकी तरह यहाँ पर कोई भी रीपेमेंट नहीं करना होता। हाँ, अगर बाय चांस कंपनी बंद होती है और सारे एसेट्स को सेल करने के बाद, लायबिलिटीज को पे करने के बाद जो भी अमाउंट बचता है, सो वो इक्विटी होल्डर्स का होता है, बट दे कैन नॉट क्लेम कि हमें चाहिए ही चाहिए। अगर कुछ सरप्लस होगा तो इनको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, राइट। फोर्थ पॉइंट, it provides the risk capital which otherwise is difficult to source. सो इक्विटी से हमें क्या मिलती है, रिस्क कैपिटल मिलती है। क्यों कहते हैं हम इसको रिस्क कैपिटल? इसको हम रिस्क कैपिटल इसीलिए कहते हैं कि देखिए, ना तो इसमें कोई कंपल्सरली हमें रिवॉर्ड मिलता है, ना हमें इसमें रीपेमेंट मिलता है, तो रिस्क तो हुआ ही ना, कि हमने सपोज अपना एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी हमने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, उस पर ना तो रिवॉर्ड की कोई कंपल्शन है कि वो मिलेगा मिलेगा, ना रीपेमेंट का कोई भरोसा है। सो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, रिस्क कैपिटल, राइट। और रिस्क कैपिटल जनरली कोई और देने के लिए रेडी नहीं होता है। अगर आप बैंक को कहेंगे कि सर आप मुझे 50 लाख रुपीज का लोन दे दीजिए, और मुझे नहीं पता कि मैं आपका जो लोन है उसको रीपे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, सो बैंक नहीं देगा लोन, या फिर अगर देगा तो उसके जो भी प्रॉपर असेसमेंट करने के बाद देगा, राइट। कि अगर उनकी कैपेबिलिटी होगी रीपेमेंट की, तभी तो बैंक लोन करते हैं ना। सो
रिस्क कैपिटल कहीं और से मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है, सो वो हमें कहाँ से मिलती है? इक्विटी से। सो इट इज ऑल्सो एन एडवांटेज ऑफ इक्विटी। फोर्थ पॉइंट, इट गिव्स टू द होल्डर अ सेंस ऑफ ओनरशिप। सो जिनके पास भी इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको क्या होता है? उनको एक सेंस ऑफ ओनरशिप होता है। कोई बताएगा उनको सेंस ऑफ ओनरशिप उनको क्यों फील होता है? बताइए, व्हाट इज द रीजन? लाइव चैट में बताइए। सेंस ऑफ ओनरशिप होता है ड्यू टू वोटिंग राइट। राइट, सो जो हमारे वोटिंग राइट्स होते हैं उसके वजह से जो होल्डर्स हैं उनको क्या मिलता है? उनको सेंस ऑफ ओनरशिप मिलता है। राइट, तो उनको क्या मिलता है? उनको मिलता है वोटिंग राइट। और इस वोटिंग राइट से फायदा क्या होता है? कि कंपनी की जो भी डिसीजन मेकिंग होती है, शेयर होल्डर्स में जो भी डिस्कशन होता है या जो मीटिंग्स होती हैं कंपनी की। यस ज्योति मैम, राइट आंसर। सो जो भी हमारा जो कोई भी तरह का डिसीजन मेकिंग अगर कंपनी में होगा तो वहां पर इक्विटी होल्डर्स जो हैं उनको उनके पास क्या होगा? वोटिंग राइट होगा। अपने उतने परसेंटेज उतना परसेंट वोटिंग राइट होगा जितना उनकी शेयर होल्डिंग है। राइट, सो इससे उनको सेंस ऑफ ओनरशिप मिलता है कि ठीक है, हम लोग वी आर दी, एक फील आता है उनको कि वी आर दी ओनर्स ऑफ दिस कंपनी। राइट, सो दीज आर दी एडवांटेजेस ऑफ इक्विटी, कि उनको कोई भी इंटरेस्ट या आप एक तरह से सोचिए कि कंपनी के ऊपर रेगुलर फाइनेंशियल बर्डन नहीं आता है, एज इन केस ऑफ बैंक्स एंड हमारे जो डिबेंचर्स हैं। उसके अलावा कोई रीपेमेंट भी इसमें नहीं करना होता, एज इन केस ऑफ बैंक्स एंड डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। दूसरा, ये जो रिस्क कैपिटल है जो इनसे मिल जाती है वो हमें कहीं और से मिलना बहुत मुश्किल है। राइट, इट इज नॉट पॉसिबल टू सोर्स दिस रिस्क कैपिटल फ्रॉम समवेयर एल्स। उसके अलावा इनमें इनको क्या मिलता है? एक सेंस ऑफ ओनरशिप फील होता है ड्यू टू दी वोटिंग राइट। राइट, सो आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर है। इन सारे पॉइंट्स का क्लियर होना आप लोगों के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि सीआईबी में क्या है, केस स्टडीज जो आती हैं, सो वहां पर वो क्या करते हैं, इन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा ट्विस्ट करके देते हैं जस्ट टू चेक द नॉलेज, कि आपको कितना आपको आता है या कितना आपको इन डेप्थ नॉलेज है अबाउट द इक्विटी शेयर्स। सो इसलिए ये जो पॉइंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज ड्रॉबैक्स ऑफ इक्विटी। सो नाउ व्हाट आर द ड्रॉबैक्स? तो ड्रॉबैक्स हमारे इसमें होते हैं, equity shareholders expect a higher return than that required by the investors in view of the higher risk taken by them. So अगर हम ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस की बात करें इक्विटी शेयर्स की, तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं भले ही वो कहते हैं कि ठीक है, प्रॉफिट होगा तो आप हमें डिविडेंड देना, लॉस होगा तो आप हमें डिविडेंड मत देना, लेकिन जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स ये चार्ज करते हैं वो क्या होता है? वो जनरली हायर होता है। हायर देन व्हाट? हायर देन बैंक लोन्स। ठीक है, बैंक के जो टर्म लोन्स हैं उनसे ज्यादा होता है, और हमारे जो डिबेंचर्स होते हैं उनसे ज्यादा होता है। सो इनका जो रिटर्न्स होते हैं वो क्या होते हैं? ये हायर रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं। क्यों एक्सपेक्ट करते हैं हायर रिटर्न्स? क्योंकि ये हायर रिस्क ले रहे हैं। राइट, सो जनरली इनका जो परसेंटेज होता है वो नियर अबाउट 16 to 20% के बीच में रहता है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट जनरली जो एक ऑब्जर्वेशन है कि जनरली वो इस लिमिट के बीच में देखा जाता है। वहीं अगर हम बात करें, आप लोग मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि जनरली बैंक जो लोन देता है वो एक
जो ऑन एन एवरेज जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो चार्ज करता है, कितना चार्ज करता है? बताइए। ये हो गया इक्विटी के लिए। बैंक के लिए आप लोग बताइए, एक रेंज बताइएगा इसकी तरह, जैसे 16 to 20 है, एग्जैक्ट तो हम नहीं कह सकते क्योंकि फ्लक्चुएट होता है। यस सर, 9 to 12%। सो इन केस ऑफ बैंक लोन्स, 9 to 12% हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रहता है। ठीक है, लोन्स के केस में या टर्म लोन्स के केस में। सो ऐसा क्यों होता है? टर्म लोन्स हमें सस्ते क्यों पड़ते हैं या उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम क्यों होता है? क्योंकि ये क्या है? ये सिक्योर्ड है। राइट, ये क्या है? सिक्योर्ड एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्यों है सिक्योर्ड? क्योंकि एक तो इनको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। दूसरी चीज इनको क्या मिलेगी? रीपेमेंट ऑफ व्हाट? रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। सो इन वजह से, और हर केस में तो नहीं बट मोस्ट ऑफ द केसेस में लोन्स में क्या होता है, बैकअप में कोई ना कोई एसेट होता है, कुछ मॉर्गेज या कुछ सिक्योरिटी रहती है। राइट। सो इस वजह से जो टर्म लोन्स हैं जो बैंक है वो कम परसेंटेज चार्ज करते हैं एज कंपेयर टू इक्विटी। सो इक्विटी जनरली 16 to 20% का रिटर्न चार्ज करती है। रीजन वही है कि क्योंकि ये हायर रिस्क लेते हैं एज कंपेयर टू बैंकर्स और डिवेंचर्स। राइट। सेकेंड पॉइंट देखिए, द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स थ्रू इक्विटी इज जनरली हायर कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ रेजिंग अदर सिक्योरिटीज। सो कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स जो है वो हमारे जनरली हायर होते हैं एज कंपेयर टू अदर सिक्योरिटीज। तो चलिए आप लोग मुझे एक पॉइंट और बताइए कि अगर सपोज आपके पास कोई भी बैंक में लोन के लिए आता है तो उनका ऑन एन एवरेज कितना उनका कॉस्ट ऑफ टेकिंग या कॉस्ट ऑफ सेंक्शनिंग द लोन होता है, मतलब कितना उनका खर्चा बैठ जाता है उस लोन को लेने में। सब फीस और जो भी चीजें होती हैं उन सबको मिलाकर एक जस्ट एक आइडिया, नॉट द एग्जैक्ट अमाउंट। 4 to 5% ऑफ द अमाउंट। राइट। वहीं अगर हम बात करते हैं इक्विटी की, सो इक्विटी का जो कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स है वो बहुत ज्यादा होता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि हमें जब हम इक्विटी शेयर्स के थ्रू हमें पैसा लेना होता है तो वो पब्लिक को हम वो शेयर्स इशू करते हैं, तो उसमें हमें क्या करना होता है? एडवर्टीजमेंट करना होता है, अंडर राइटर्स ब्रोकरेज कमीशन देना होता है, और प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है। और ये सब क्या है? ये सब कंपल्सरी करनी है एज पर द गाइडलाइंस ऑफ सेबी। राइट। सेबी ने क्लियरली बोला है कि कोई भी कंपनी जो अपने शेयर्स इशू करेगी तो उसका उसको प्रोस्पेक्टस इशू करना है, उसमें सारी डिटेल्स उसको डालना है। उसके अलावा जो भी रूल्स रेगुलेशंस है उनको फुलफिल करना है। तो इन सब रीजंस की वजह से एडवर्टाइजिंग, प्रोस्पेक्टस और ये कमीशन फीस जो हमें देनी पड़ती है ब्रोकरेज को, अंडरराइटर्स को, सो ये सब की वजह से जो खर्चा है इक्विटी शेयर्स को रेज करने में वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑल अदर सिक्योरिटीज। डिबेंचर्स में भी इतना नहीं होता है क्योंकि डिबेंचर्स में भी आपको एडवर्टीजमेंट या आप कह लीजिए प्रोस्पेक्टस वगैरह इतना आपका नहीं एक्सपेंसेस होते हैं एज कंपेयर टू इक्विटी। राइट। थर्ड पॉइंट देखिए, रियल कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग इज हाई बिकॉज द डिविडेंड टू बी पेड इज आउट ऑफ द पोस्ट टैक्स प्रॉफिट। इस पॉइंट का मतलब क्या है? देखिए, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा। आप लोग सोचिए कि एक कंपनी है, उसका जो प्रॉफिट है वो है 500। राइट। और उनका जो इंटरेस्ट है बैंक लोन का या जो भी डिबेंचर्स का या बैंक लोन का, वो है सपोज 200। राइट। हमारे पास कितना बचा? 300।
फिर उसके बाद हम ये जो 300 है ये हमारा होता है अर्न, ये हमारा हो जाएगा, इसको हम अर्निंग बिफोर टैक्स बोल सकते हैं। सो ये हमारा ईबीटी होता है। इस अमाउंट पे फिर हम क्या लगाते हैं, इस अमाउंट पे फिर हम लगाते हैं टैक्स। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि जो टैक्स है वो 50% है, तो हमारा टैक्स कितना हो जाएगा, 150। तो ये हमारा अमाउंट बच गया। सो इसमें से हम इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स को देते हैं। इक्विटी को भी इसी में से देते हैं और प्रेफरेंस को भी इसी में से देते हैं। प्रेफरेंस को पहले देते हैं, उसके बाद फिर इक्विटी को देते हैं। राइट, इतना, इतने पॉइंट क्लियर है। उसके बाद अब आप सोचिए कि अगर बाय चांस ये जो अमाउंट है, इसको थोड़ा सा हम चेंज करके देखते हैं। इसको 500 ही रखते हैं, जो हमारा प्रॉफिट था। और जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अब हमारा जो हमने जो फंड रेज करना था वो हमने इक्विटी से करने की बजाय हमने लोन ही ले लिया। तो फॉर एग्जाम्पल अब हमारा जो इंटरेस्ट जा रहा है वो जा रहा है 300। राइट, तो हमारे पास अब अमाउंट कितना बचेगा, 200। राइट, अब टैक्स 50% ही है, तो कितना लगेगा टैक्स, 100। हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कितनी बचेगी, 100। तो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो जो टैक्स है हमारा, वो टैक्स हमारा कितना हो गया, पहले हमारा था कितना, 150, अभी कितना हो गया, 100। कब हुआ ये, जब हमने इंटरेस्ट की अमाउंट को बढ़ा दिया। तो क्या आप लोग ये बात कह सकते हैं कि अगर हम फंड रेज थ्रू दी बैंक लोन या डिबेंचर्स करते हैं तो हमें टैक्स में बेनिफिट होगा, यस और नो? इट इज क्लियरली विजिबल फ्रॉम दिस एग्जाम्पल कि जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट का अमाउंट बढ़ेगा उतना ही आपको टैक्स में बेनिफिट होगा। राइट, सो ये पॉइंट आपको क्लियर है। ये बेनिफिट हमें लोन्स और डिबेंचर्स के केस में मिलता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि हम लोग अब इक्विटी को जितना भी देंगे उसका हमें कोई टैक्स में बेनिफिट मिलेगा, यस और नो में बताइए। अब हम मान लेते हैं कि 50 रुपीज हमने इक्विट प्रेफरेंस को दे दिया दोनों तरफ। यहाँ पर बचा 50 और यहाँ पर बचा 100। सो अब ये जो 100 है ये इक्विटी के पास जाएगा और ये 50 इक्विटी के पास जाएगा, अलग अलग केसेस में। बट आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर इनको कोई बेनिफिट हो रहा है कि अब सपोज यहाँ पर कंपनी इक्विटी को दे रही है 100 रुपीज, यहाँ पर कंपनी दे रही है 50 रुपीज। क्या दोनों ही केस में इस फर्क इससे कोई टैक्स में चेंज आया? टैक्स तो क्योंकि इससे पहले ही लग गया जितना भी लगना था। राइट, सो इसलिए हम कहते हैं कि जो रियल कॉस्ट है सर्विसिंग, जो रियल कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग है वो ज्यादा होती है। क्यों होती है ज्यादा? क्योंकि इनको हम जो पेमेंट कर रहे होते हैं वो टैक्स काटने के बाद करते हैं। तो सीधा सीधा जैसे हम लोग कहते हैं ना कि इस चीज का हमें टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। राइट, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि अगर आपने पीपीएफ में 1,50,000 से ज्यादा या कोई भी एटीसी की डिडक्शन में आपने 1,50,000 से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट अगर किया तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। करने को आप कर सकते बट आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो वही पॉइंट यहाँ पर है कि इक्विटी को आप कितना भी पैसा दें, कम दे ज्यादा दे, उससे आपको टैक्स में कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख रुपीज या आप मान लीजिए 1.5 लाख की आपने इन्वेस्टमेंट की, और ये 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट से जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपका 20,000 का आपका टैक्स बच गया। राइट, तो अगर हम देखें तो नेट इफेक्ट कितना है, आपने कितने की, आप ये कहेंगे ना कि भाई मेरे तो 1.3 लगे। राइट, लेकिन ये चीज आप इक्विटी के केस में नहीं कह सकते, इंटरेस्ट के केस में कह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के केस में कह सकते हैं, बट नॉट इन केस ऑफ इक्विटी। So I hope this point is clear. If there is any doubt, so you can ask. Right? Clear है ये drawbacks?
लास्ट पॉइंट देखिए, increase the equity capital causes dilute ownership thereby loosening the control on the management. दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि हम जैसे जैसे इक्विटी कैपिटल से फंड रेज करने का या इक्विटी कैपिटल की अमाउंट को अगर बढ़ाएंगे तो हमारी कंपनी की जो ओनरशिप है वो भी तो बढ़ते जाएगी ना, और फिर जो कंट्रोल है मैनेजमेंट का वो पूरी तरह से हमारे हाथ में नहीं रहेगा, फिर बाकी लोग भी उसमें इंटरफेयर करेंगे, राइट? So kindly confirm that all these points are clear to you, and if there is any doubt, so please ask. कर दीजिए कंफर्म। चलिए, सो आगे बढ़ते हैं। क्या हमारी ये लाइव क्लासेस इनफ है एग्जाम को पास करने के लिए? थैंक यू सर। सो आंसर इज नो, these classes are not enough to pass the exam. Although these classes are very useful to increase the marks and for revision purpose, to pass the exam you should cover full syllabus. और हमें पता है कि हमारी जो आईआईबीएफ की जो बुक्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है उन बुक्स को पढ़ना, और उसमें क्वेश्चंस भी कम है प्रैक्टिस के लिए, और केस स्टडीज तो है ही नहीं। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे वीडियो लेसन्स को अवेल कर सकते हैं, इसमें पूरा सिलेबस कवर किया गया है। प्रैक्टिस के लिए आप हमारे एमसीक्यूज के जो क्वेश्चन बैंक्स हैं उनको आप ले सकते हैं, और केस स्टडीज की प्रैक्टिस के लिए आप हमारे केस स्टडी कोर्सेज को ले सकते हैं। हमारी इस वेबसाइट और हमारे इस एप्लीकेशन पर जाकर आपको ये जो फैसिलिटीज हैं ये आपको मिल जाएंगी। चलिए, सो अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, जितना अभी हमने टॉपिक कवर किया है उस पे क्वेश्चन करेंगे। 10th क्वेश्चन देखिए, व्हाट मेक्स क्लीन फाइनेंस रिलेटिवली कॉस्टली? ऑप्शन ए, lack of regulatory oversight. Option B, lower interest rates. Option C, higher risk for lenders. Option D, absence of dividend payments. बताइए क्या आंसर होना चाहिए? जल्दी से बता दीजिए आंसर। फर्स्ट सी संतोषी मैम, राइट आंसर। यस सर, बट ए इज नॉट द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। क्लीन फाइनेंस हमारा महंगा क्यों होता है, कॉस्टली क्यों होता है? उसका रीजन है कि उसमें जो रिस्क है लेंडर के पास वो ज्यादा होता है। सो इस हायर रिस्क के वजह से वो जो क्लीन फाइनेंस है वो हमें महंगा पड़ता है, राइट? चलिए, 12th क्वेश्चन देखिए, इक्विटी फाइनेंसिंग इज कंसीडर्ड क्लीन फाइनेंस बिकॉज ऑप्शन ए, इट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट असेट्स। ऑप्शन बी, it involves minimal documentation. Option C, it is regulated by the government. Option D, it does not involve repayment obligations. So इक्विटी फाइनेंसिंग को क्लीन फाइनेंस क्यों कहा जाता है?
बताइए 12th का राइट आंसर। यस सर, राइट आंसर। संतोषी मैम, राइट आंसर। अवतार सर, राइट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इट डज नॉट इन्वॉल्व रीपेमेंट ऑब्लिगेशन। सो क्योंकि इसमें कोई रीपेमेंट नहीं करना होता, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, क्लीन फाइनेंस। देर इज नो पेमेंट ऑब्लिगेशन, रीपेमेंट ऑब्लिगेशन। राइट। 13th क्वेश्चन देखिए। What is the primary feature of equity shares? Option A, each unit has a different value. Option B, they do not offer voting rights. Option C, they represent ownership in the company. Option D, they have fixed interest payments. Yes, Avtar sir, right answer. Santoshi ma'am, right answer. They represent ownership in the company. Right? चल 14th क्वेश्चन देखिए। What financial rights do equity holders typically possesses? Option A, right to tax benefit. Option B, right to voting only. Option C, right to income or dividend and retaining surplus assets. And option D, right to preferential treatment in liquidation. फोर्टींथ का बी इज नॉट द राइट आंसर, क्योंकि राइट टू वोटिंग होता है नो डाउट, बट वी कैन नॉट से कि पहली बात तो देखिए वो बात कर रहे हैं फाइनेंशियल राइट्स के बारे में। सो फाइनेंशियल राइट्स जो है वो किससे रिलेट करेंगे, वो रिलेट करेंगे अमाउंट से। राइट। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज राइट टू इनकम और डिविडेंड एंड रिटेनिंग सरप्लस एसेट्स। सो जब भी कंपनी के पास सरप्लस होगा तो तब कंपनी उनको डिविडेंड भी देगी और सरप्लस एसेट्स में उनको जो भी उनका पोर्शन होगा वो भी देगी। राइट। So the correct answer is option number C. If there is any doubt, so you can ask. Yes, Santoshi ma'am, 14 का C is the correct answer. Clear? कोई डाउट अगर है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं आप लोग। 15th क्वेश्चन देखिए। Which type of shares may not offer voting rights to shareholders? Option A, common shares. Option B, preferred shares. Option C, equity shares. Option D, differential voting right shares. बताइए। 15th का भी राइट आंसर अवतार सर। प्रेफरेंस शेयर्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं होता, बाकी सब में होता है। कॉमन शेयर्स, इक्विटी शेयर्स को ही कॉमन शेयर्स कहते हैं।
और डिफरेंशियल वोटिंग राइट का मतलब होता है कि आपको वोटिंग राइट और डिविडेंड दोनों मिलेंगे। क्वेश्चन 16, इन अकाउंटिंग टर्म्स व्हाट डज कैपिटल रेफर टू? ऑप्शन ए, रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम सेल्स। ऑप्शन बी, मनी इन्वेस्टेड इन फाइनेंशियल मार्केट। ऑप्शन सी, assets minus liabilities. And option D, profit after tax deductions. Yes, Santoshi ma'am, right answer. Assets minus liabilities, right? क्योंकि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन भी होती है assets is equals to capital plus liabilities. सो अगर assets में से liabilities को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? कैपिटल, राइट? चलिए ठीक है, बाकी का इसमें हम कल कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोग हमारी लाइव क्लास का बाद में रिकॉर्डेड वर्जन देख रहे हैं और आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। कोई और क्वेरी अगर है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे इस जीमेल एड्रेस पर। आपको क्लास कैसी लगी है आप उसको अकॉर्डिंगली लाइक या डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि क्लास बेनिफिशियल है तो प्लीज उसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कीजिए जिससे कि आपको जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलते रहें। चलिए, सो थैंक यू सो मच एंड वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।